we will start the new topic, new section of this chapter, that is collisions. ठीक है, यहां से आपका जो collisions वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। कोलिजन शब्द का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है। कोलिजन शब्द का मतलब टकराना है ना, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है वो कोलिजन हुआ है। और इसमें कई तरह के कोलिजन पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे और उसका कोलिजन स्टडी करेंगे दीवार के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दीवार पर फेंक के मारूं तो क्या होगा, ठीक है। इमेजिन करिए जैसे ये जमीन पे गिर रहा है तो क्या होगा, वापस आ रहा है। वापस क्यों आ रहा है सर, बाउंस बैक हो रहा है। इमेजिन करो इसकी जगह एक रेत की बॉल है, जैसे गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी की बॉल बनाते हैं, है ना। अगर मैं उसको ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, वो नीचे ही रह जाएगी, है ना। तो वो एक टाइप का कोलिजन हो गया। एक ये बॉल है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसको ड्रॉप कर रहा हूं, आधी हाइट तक ही आ रहा है वापस लगभग, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी बॉल भी होती है, वो क्रेजी बॉल बोलते हैं उसको, है ना। उसको ड्रॉप करते हैं यहां से, वो लगभग इतनी हाइट तक वापस उछलती है। ये सर उसका टाइप का, उसका जो बाउंसिंग बैक जो वेलोसिटी है वो अलग होगा, इसका अलग होगा, मिट्टी की बॉल का अलग होगा। ये सर नो। तो असल में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है इंपल्स पे। और इंपल्स कौन से होंगे, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, नीचे जाके जब ये जमीन से टकराएगा तो ये बॉल थोड़ी सी दब जाएगी, है ना। थोड़ी सी दब जाती है बॉल, यस और नो, बोलो भाई। ऐसे आप चाहें तो फील भी कर सकते हैं, यस और नो। तो जब ये बॉल नीचे जाएगी, टकराएगी, थोड़ी सी दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। वो जो कंप्रेस हुई है, बोलो, इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, इस बॉल की शेप बिगड़ गई है, हम बोलेंगे इस बॉल का डीफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, डीफॉर्मेशन, ठीक है। बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी, जब ये पूरी की पूरी डिफॉर्म हो चुकी है, मैक्सिमम जितनी होनी थी, हम बोलेंगे बॉल डिफॉर्म हो गई। और इस बॉल को डिफॉर्म करने वाला कौन है, इंपल्स। कौन है भाई, इंपल्स। उस इंपल्स को बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, सही है। अच्छा, क्या ये बॉल वहीं पे रह जाएंगे हमेशा, नहीं। बोलो क्या होगा, इन सम केसेस बॉल जो दब गई थी अब ये वापस अपनी शेप में आएगी। जब ये वापस अपनी शेप में आएगी तो क्या करेगी, जमीन को वापस नीचे की तरफ पुश करेगी और अपनी शेप को वापस रीगेन कर लेगी, वापस बन जाएगी ना, वापस बॉल की शेप वापस ऐसी बन जाएगी। तो वो जो हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, इंपल्स की वजह से। पहले ये जाके टकराई तो जमीन और इसके बीच में जो फोर्स लगी, जो इंपल्स हुआ, दैट इज इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। और जब ये वापस अपनी शेप में आती है, एकदम से वापस शेप में आएगी, दैट इज इंपल्स ऑफ कौन सा भाई, रीफॉर्मेशन, सही है। तो हमने क्या किया, हमने एक नई टर्म डिफाइन कर दी, क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। आगे भी आएगा ये दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए फिलहाल ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या भाई, कि इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, ठीक है भाई। बॉल है, देखो लगभग सेम साइज की है, ठीक है, जा रही है, दीवार से टकराएगी। जब ये दीवार से टकराएगी तो बोलो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगी, थोड़ा सा पार्ट इसका फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डीफॉर्मेशन हुआ है। फिर ये बॉल वापस अपनी शेप रीगेन करेगी, क्या होगा, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन होगा। ये बॉल अपनी शेप में वापस आ जाएगी और वापस की तरफ वापस क्या होगा, पुश बैक हो जाएगा। यस और नो, दीवार को पुश करेगी वापस खुद आ जाएगी। यस और नो, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई। अब दो नई टर्म्स क्या क्या है भाई, लाइन ऑफ मोशन। व्हाट इज लाइन ऑफ मोशन, ये वो लाइन है जिसके अलोंग दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। जैसे दो बॉल्स हैं, ये अगर इस तरीके से ऐसे चलते हुए आ रही हैं तो इन दोनों की जो लाइन, ये वाली लाइन ना, दिस कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन के अलोंग ये दोनों चल रहे हैं, सही है। इस बॉल के लिए लाइन ऑफ मोशन होगी ये वाली, और इस वाली बॉल के लिए लाइन ऑफ मोशन होगी ये वाली। इन दिस केस इन दोनों की लाइन ऑफ मोशन सेम है, सेम साइज की बॉल है, दोनों आके टकराती है, तो लाइन ऑफ मोशन इज द सेम, ठीक है। अच्छा, जब ये बॉल टकराएंगी, बॉल टकराई,
यहां पे देयर इज ए कॉन्टेक्ट सरफेस, यस और नो? कॉन्टेक्ट सरफेस है, ध्यान से देखो, कॉन्टेक्ट सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो बोलिए यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इन दिस केस लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर द सेम। तो जिस लाइन के अलोंग फोर्सेस लगती है, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगती है, दैट इज लाइन ऑफ कोलिजन। इन दिस केस लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर द सेम। क्या हमेशा सेम होगा? नहीं। इमेजिन करिए कि ये दो बॉल ऐसे जा रही है, ये पहले ऐसे जा रही थी ना, ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, अब ये ऐसे जा रही है, ठीक है? तो बोलो इसकी लाइन ऑफ मोशन हो जाएगी ये वाली, इसकी लाइन ऑफ मोशन हो जाएगी ये वाली, दोनों बोलो। और जब ये टकराएंगे तो बोलो व्हाट इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट? सरफेस ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ये वाला, यस सर? और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इस डायरेक्शन में लगेगी, बोलो भाई। तो इन दिस केस लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन आर डिफरेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, ये फिगर ढंग से नहीं बना रखी है, तो आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। अच्छा, व्हाट इज एक्चुअली इंपल्स? इंपल्स होता क्या है? व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम, यस और नो? तो जो इंपल्स ऑफ डी फॉर्मेशन है, इंपल्स ऑफ डी फॉर्मेशन, वो क्या होता है? जब कोई बॉल गई और बिगड़ गई, शेप उसकी, यस और नो, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ इंपल्स ऑफ डी फॉर्मेशन की बात करते हैं। इंपल्स की वैल्यू क्या आएगी? चेंज इन मोमेंटम के बराबर, यस और नो? तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? जब ये जाके टकराई, मैक्सिमम शेप बिगड़ चुकी है, ये बॉल रेस्ट पे आ चुकी है, तो फाइनल मोमेंटम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज एम वी नॉट या एम वी इनिशियल या एम यू, कुछ भी बोल सकते हैं, सही है? ओके, ये हो गया आपका इंपल्स ऑफ डी फॉर्मेशन। अब जब ये टकराने के बाद वापस आती है, लेट्स से कुछ वी फाइनल वेलोसिटी से वापस जंप करती है, तो हम क्या बोलेंगे? इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर, दैट इज इक्वल टू m इनटू v फाइनल माइनस इनिशियल क्या था, जब ये मैक्सिमम दबी हुई थी वो था 0। बोलो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू mv फाइनल डिवाइड बाय 0 माइनस mv इनिशियल। समझ में नहीं आया? क्लियर हुई बात? बस सिंपली इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन की मैंने वैल्यू रख दी। अब इमेजिन करिए कि E का वैल्यू 1 है। E का वैल्यू 1 मतलब जितना इंपल्स था डीफॉर्मेशन का, उतना ही इंपल्स है रीफॉर्मेशन का। यानी कि जितनी स्पीड से ये टकराया था उतनी स्पीड से वापस आ रहा है। जितना चेंज इन मोमेंटम टकराने से हुआ, उतना ही चेंज इन मोमेंटम जंप बैक करने में हुआ, यस और नो? जितना चेंज इन मोमेंटम टकराने में हुआ, उतना ही चेंज इन मोमेंटम वापस जंप करने में हुआ। यानी कि इक्वल मोमेंटम हो गए। मास से मास काट दो, रेशियो है वैसे भी। बोलो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो E इक्वल टू 1 का क्या मतलब? E इक्वल टू 1 का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है और दीवार से टकराता है और उतनी ही स्पीड से बाउंस बैक करता है, जैसे कि क्रेजी बॉल होती है ना? वो जितनी स्पीड से टकराती है लगभग उतनी ही स्पीड से वापस जंप करती है, तो उसका E का वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। ठीक है, आपने वो पूल टेबल देखा होगा, है ना? वो डंडे से ऐसे करके खेलते हैं, है ना? तो उसमें जो बॉल होती है उनका भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। ठीक है, जितनी स्पीड से वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं उतनी स्पीड से वो वापस जंप बैक। ठीक है भाई? ठीक है, तो E इक्वल टू 1 मतलब क्या? जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी से वापस आया टकराने के बाद। When ball dropped from h height and rebounds to h height, कि जितनी हाइट से गिरा था उतनी ही हाइट तक वापस जंप कर जाए, तो हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। ठीक है भाई? बोलो यहां से ये गया था नीचे, टकराने के बाद ये वापस h हाइट तक गया, तो इन दिस केस बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल, यस और नो? सेकंड, एनर्जी कंजर्वेशन इज आल्सो एप्लीकेबल। बोलो भाई, कोई एनर्जी का लॉस हुआ, कोई स्पीड का लॉस हुआ, स्पीड का लॉस नहीं हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो एनर्जी कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल। कब? सिर्फ और सिर्फ तब जब E का वैल्यू 1 होता है। समझ नहीं आया? क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके। E इक्वल टू 0 कब होगा? E इक्वल टू 0 मतलब इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बाय डीफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन 0 हो जाएगा, यानी कि रीफॉर्मेशन के लिए वापस अपनी शेप में आने के लिए कोई फोर्स, कोई इंपल्स लगाया ही नहीं बॉल में,
उस केस में क्या होगा, वापस बॉल जंप करती नहीं है, यस और नो। इमेजिन करो ये बॉल गई नीचे, इसकी शेप बिगड़ गई और वापस इसने शेप लेने की कोशिश ही नहीं की, तो इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन जीरो हो गया। और इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन जीरो है तो ई का वैल्यू जीरो है, और इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन जीरो है तो वहां पे टकराने के बाद वो वही रह जाएगा, यस और नो। कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे स्पंज देखा होगा आप लोगों ने, स्पंज देखा है, बिल्कुल ढीला ढीला सा होता है, वो अगर जमीन पे गिरा तो जंप बैक करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन जीरो है। बॉल जो रबड़ की होती है या कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल की होती है, वो क्या होती है, वो वापस जंप करती हैं, जंप बैक करती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो दब जाती हैं तो वो वापस अपनी शेप रीगेन करती है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, यहां तक सब समझ में आया? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन है, एक बॉल है m, ये v0 वेलोसिटी से टकराती है जमीन से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e गिवन है आपको। दीवार या जमीन और जो बॉल है उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो बताना है कि ये कितनी स्पीड से वापस जंप करती है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, करके देखें इसको। ठीक है, तो बोलिए आपने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। ठीक है भाई, इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन क्या होगा, बोलो भाई। ये यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आई थी, v0 वेलोसिटी से। जब इसका कंप्लीट डीफॉर्मेशन हो चुका है, तो ये बॉल रेस्ट पे आ चुकी है, उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन क्या हो जाएगा बताइए, m इंटू v फाइनल माइनस m इंटू v इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हो जाएगा। तो बोलो व्हाट इज द इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, माइनस m। सही है भाई, ओके। इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बताओ। मैं कहता हूं ये बॉल जो है वापस कितनी स्पीड से जंप कर रही है, v1 स्पीड से जंप करती है। ठीक है भाई, ओके। तो इंपल्स क्या हो जाएगा, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल। अब ये पहले पूरी शेप बिगड़ी हुई थी इसकी, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पे था ना ये। ओके, इज इक्वल टू m इंटू वी फाइनल क्या है, v1 के बराबर। यस और नो। अब हमको क्या करना है, e का वैल्यू e गिवन है, e इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, mv1 डिवाइड बाय, सही है, m से m कट जाएगा। तो बोलो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, v0 को इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस वाला को इधर करो, तो बोलो v1 इज इक्वल टू माइनस e v0। सही है भाई। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जंपिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टाइम्स टकराने की वेलोसिटी। सही है, यानी कि टकराने की वेलोसिटी को e से मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो क्या आ जाएगा, जंप बैक की वेलोसिटी आ जाएगी। तो नहीं आया, सही है। तो रिबाउंड स्पीड इज इक्वल टू e टाइम्स स्ट्राइकिंग स्पीड या इनकमिंग स्पीड। सही है, आउटगोइंग इज इक्वल टू e टाइम्स इनकमिंग। समझ में आया, याद रह जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत भाई? बोलो यहां से क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू माइनस ev0। या माइनस का साइन क्या बताता है कि v1 v0 से ऑपोजिट डायरेक्शन में, टकराने के बाद ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है। शुड आई रिपीट? पक्की बात है, मम्मी कसम, पक्का ना? ओके, अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन और क्या है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होगा, इसी क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि ये जब बॉल आके टकराई v0 स्पीड से, और ये जो बॉल आई है ये कुछ h हाइट से गिराई गई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, h हाइट से गिराई गई थी, ये v0 स्पीड से टकराती है। जब ये जंप करेगी वापस, तो v1 तो हमको पता चल गया e v0 के बराबर होता है। ये वापस कितनी हाइट तक जाएगी, h के मुकाबले कितनी हाइट तक जा रही है, आपको ये फाइंड आउट करना है। करिए एक बार, you have to solve it. Please solve it. कितनी हाइट तक ये जंप करती है? I am giving you 3 minutes to solve it. 3 मिनट्स हैं। ओके, तो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, कितनी हाइट से गिरी है ये बॉल, h हाइट से गिरी। ओके,
तो जब ये बॉल h हाइट से गिरी है तो वापस कितनी हाइट तक जा रही है ये निकालना है। मैं कहता हूं जब कोई बॉल h हाइट से गिरती है तो उसकी जमीन तक पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी हो जाती है? √2gh कुछ छोटा है, ठीक है। बोलो यहाँ पे u कितना था, यहाँ पे v कितना है, लेट्स से v है, ठीक है, v स्ट्राइकिंग, ओके। डिस्टेंस कितना है h, ग्रेविटी कितनी है g। तो बताइए इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। सही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ग्रेविटी कितनी है g, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है ये h, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया √2gh। तो जब ये बॉल यहां आई तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? √2gh। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? e के बराबर। तो जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e होता है, आने की वेलोसिटी v0 होती है, तो जाने की वेलोसिटी कितनी होती है? e v0, यस और नो। देखिए मतलब जब ये यहां से वापस जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? e v0 के बराबर, यानी कि e टाइम्स √2gh के बराबर इसकी जाने की वेलोसिटी है, यस और नो। तो दिस इज द ऊपर जाने की वेलोसिटी, u बोल दो इसको, ठीक है। तो कोई भी बॉल जब u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी जाती है तो कितनी हाइट तक जाती है? u²/2g हाइट तक जाती है ना। चाहो तो वो पुराना फॉर्मूला लगा लो, कितनी हाइट तक जाती है? u²/2g, ठीक है ना। अब चाहो तो ऐसे लिख लो कि भाई यहां पे लगा रहा हूं थर्ड इक्वेशन, लेट्स से जब ये यहां से चालू हुई तो इसकी वेलोसिटी है u, जब ये यहां पहुंच जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और यहां पे हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, बोलो क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैं यहां लिख देता हूं 2g इंटू हाइट कितनी ट्रेवल करेगी आपके पास? स्मॉल h हाइट बोल दूं, यस और नो, ठीक है। बोलो फाइनल वेलोसिटी 0 है ना। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? -2gh आएगा, यस और नो, ठीक है भाई। h का वैल्यू बताना, h इज इक्वल टू, बोलो माइनस से माइनस कर जाएगा u²/2g। बोलो कितनी है u, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी कितनी है? e टाइम्स √2g कैपिटल H का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा? e² 2gh डिवाइड बाय 2g, ये 2g कर जाएगा, कितना आ जाएगा? e²। तो जो फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करने के बाद जो हाइट पहुंचता है वो कितना हाइट पहुंचता है? e²h के बराबर हाइट पहुंचता है। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गई बात? ओके। तो ये दो रिजल्ट्स याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में आगे काम आ जाएंगे। पहला कि जब बॉल v वेलोसिटी से टकराती है तो वापस जाने की वेलोसिटी ev होती है ना, और ऑब्वियसली जमीन से टकराने, ठीक है ना। अच्छा, और h हाइट से अगर बॉल गिरती है तो वापस कितनी हाइट तक जाती है? e²h हाइट तक जाती है। समझ में आया ना। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं आपको कि एक बॉल है, वो 10 मीटर हाइट से गिराई, ठीक है, और वो टकराने के बाद वापस 10 मीटर हाइट तक चली गई, तो e का वैल्यू कितना है? 1। जितनी हाइट से गिराया था उतनी हाइट पे वापस चला गया, तो e का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब मैं कहता हूं जिस हाइट से गिराया था, जैसे 10 मीटर से गिराया था, उसका 81% हाइट तक वो वापस जंप करता है, तो e का वैल्यू कितना हुआ? सॉरी 0.9। सोच के देखो ना क्या कह रहा है, जो स्मॉल h है दैट इज इक्वल टू 0.81 कैपिटल H, है ना। ओरिजिनल हाइट का 81% ही तो है। अब इसको ऐसे लिख दूं, e²h से कंपेयर कर देता हूं इसको मैं, e² कितना है तो e कितना होगा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा मैं कह दूं अपनी ओरिजिनल हाइट का 64% तक जंप करता है, तो e का वैल्यू कितना देगा? 0.8। अपनी हाइट का ऑलमोस्ट 50% तक ही जंप करता है, ऑलमोस्ट। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन लगाना आ गया, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो 100 मीटर हाइट से गिराया गया,
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, कितनी हाइट तक जंप करेगा? 0.5 इंटू 100 तो 25 मीटर आ जाएगा, सही है ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। H.C. वर्मा एक बुक होती है, बड़ी फेमस बुक है, नाम सुना होगा कभी? H.C. वर्मा सुना है किसी ने? H.C. वर्मा नाम, बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। उसी का क्वेश्चन है, कह रहा है एक बॉल है, उसको h हाइट से गिरा दिया गया, ठीक है। अब उसको h हाइट से गिरा दिया गया तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो E गिवन है। ये गिरी, यहां से वापस जंप करती है, फिर आती है, फिर आती है, फिर आती है, फिर ऐसे से टकराती रहती है, ऐसे से टकराती रहती है। बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट? टोटल डिस्टेंस पूछ लिया, बोलो। h हाइट से ड्रॉप हुआ, पहले कोलिजन के बाद h1 हाइट तक जा रहा है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, तो h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h हो जाएगा। फिर सेकंड कोलिजन के बाद ये h2 हाइट तक जा रहा है, h2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h1, है ना? अपने से पहले वाले हाइट तक का ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना? फिर h3 क्या होगा? h3 ई स्क्वायर h2, सही है। सबकी वैल्यू लिख सकता हूं फिर मैं, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? मैं कहता हूं टोटल डिस्टेंस इज h प्लस h1 प्लस फिर से h1, भाई h1 हाइट पे गया तो नीचे भी तो आएगा, तो क्या आएगा? 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस डैश डैश डैश, सही है। बोलो h प्लस 2 टाइम्स h1 क्या हो जाएगा? e स्क्वायर h प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स e स्क्वायर h1, h1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, e स्क्वायर h, सही है, प्लस यहां पर दो 2 टाइम्स e स्क्वायर h2, h2 कितना है? e स्क्वायर h1, और h1 कितना है? e स्क्वायर h, तो कितना हो जाएगा? e की पावर 6 हो जाएगा ना, तो यही हो गया। ऐसे अब पैटर्न समझ में आ गया, क्या आएगा? प्लस 2 e की पावर 8 h प्लस 2 टाइम्स e की पावर 10 h डैश डैश डैश। ध्यान से देखो, इसमें कुछ ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लिए, क्या आएगा? 1 प्लस, देखो यहां से 2 भी कॉमन आ रहा है, इसके आगे जितना भी है उसमें 2 कॉमन आ रहा है, और हर एक में e स्क्वायर भी है, e स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं, तो ये लिखता हूं 2e स्क्वायर, कितना आएगा बताना? h बाहर चला गया, 2e स्क्वायर बाहर चला गया, 1 प्लस कितना आएगा? e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, चलता रहेगा। अब ऑब्वियसली e का वैल्यू 1 से कम होता है, तो ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट से कम होगी, यस और नो? अनलेस e का वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो बोलो h इंटू 1 प्लस 2e स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखो ये क्या बन गया? ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें पिछली टर्म में कुछ ऐड करते चले जाए, अगली टर्म बनती चली जाएगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? पिछली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और एक नई टर्म बनती चली जाएगी। ये फर्स्ट टर्म है, इसको e स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म आ गई, इसको e स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म आ गई, ऐसे चलता रहेगा, सही है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब कॉमन रेशियो मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1 से कम है तो क्या होगा? द सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है। ये फॉर्मूला होता है मैथ्स में, ठीक है। बोलो a का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, और व्हाट इज द नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करने में तो नहीं आया, फीलिंग नहीं आई, अरे अब h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, h प्लस 2h e स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर, आ गया, ये तो आ गया, ठीक है। सिंपल है, कर सकते हैं, बस ये थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की नॉलेज चाहिए, ये अच्छा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टू स्टॉप, कितने टाइम के बाद ये बॉल रुक जाएगी। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से गिरता है तो उसको कितना टाइम लगता है जमीन तक पहुंचने के लिए? √2h/g,
सुना होगा कोई फॉर्मूला। देखो याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं है, आप सीधा सीधा क्या लगाएंगे, h हाइट से ऑब्जेक्ट गिरा है, ठीक है, एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ये h हाइट से यहां तक आया है, आपको निकालना है यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, ठीक है भाई। तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, सही है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस h, इसी डायरेक्शन में g का वैल्यू होगा, यस और नो। बोलो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बोल दो, यस और नो। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट h u 0 है इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर, t टाइम लगता है, यस और नो। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, g को इधर मल्टीप्लाई करो नीचे की तरफ, क्या जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। कोई दिक्कत, ठीक है। और पाथ सिमेट्रिक होता है, ये भी मालूम है आपको कि जब भी क्या होता है, बॉल नीचे से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है तो पाथ सिमेट्रिक होता है, यानी कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मिटा दो इसको, राइट वाला, ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं। टाइम निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं यहां पे अगर टाइम लगा है t, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है t1, यहां से वापस नीचे जाने में टाइम लगेगा t1, यहां से t2, फिर से t2, फिर t3 और फिर नीचे जाने में t3, फिर ऊपर जाने में t4, फिर नीचे जाने में t4। तो बोलो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस t1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस t2, 2t2 प्लस 2t3 प्लस डैश डैश डैश, सही है भाई, दिस इज द टोटल टाइम। ओके, व्हाट इज t, जब h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो व्हाट इज द टाइम टेकन, अंडर रूट, सही है, प्लस 2 टाइम्स t1 का वैल्यू क्या होगा। मैं कहता हूं t1 जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगा है। व्हाट इज दिस हाइट, h1, h1 हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h1 बाई जी, सही है। तो कितना आ जाएगा, 2 तो ये आ गया और टाइम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h1 बाई जी प्लस 2 एज इट इज, t2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h2 बाई जी प्लस डैश डैश डैश, सही है भाई, सिंपल है। ओके, अब ये लिख लेते हैं अंडर रूट 2h बाई जी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2h1 का वैल्यू क्या है, e स्क्वायर h, सही है, डिवाइड बाय g प्लस ये बताओ 2 टाइम्स 2 h2 क्या है, e स्क्वायर h1 और h1 क्या है, e स्क्वायर h, तो यानी क्या हो जाएगा, e की पावर 4 h डिवाइड बाय g प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 e की पावर 6 h बाय g, सही है। अब देखो यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, हर एक टर्म में अंडर रूट 2, अंडर रूट h, अंडर रूट g, अंडर रूट 2, अंडर रूट h, अंडर रूट g, बाहर निकाल लो, अंडर रूट 2h बाय g बाहर निकल गया, ये तो यूं का यूं है, 1 प्लस 2 अंडर रूट e स्क्वायर, सही है, प्लस 2 e की पावर 4 का रूट प्लस 2 e की पावर 6 का रूट e की पावर 3 डैश 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 चलता रहेगा, सही है। ध्यान से देखो, क्या यहां पे आपको दिख रहा है कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ दिख रहा है, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां से शुरू हो रहा है, ऐसा देख सकते हो कि पहली टर्म थी 2e और उसके बाद e मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो मैं कहता हूं यहां से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सही है। तो बोलो यहां आ जाएगा ये इंटू ये प्लस, बोलो ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका सम क्या होता है, पहली टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोलो पहली टर्म क्या है, e और ये क्या जाएगा, सही है, तो 1 प्लस 2e बाय 1 माइनस e इंटू अंडर रूट 2 होता है, दिस इज आंसर, गॉट इट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट, ठीक है ना। और कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना।
फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद विच इट रिबाउंड्स फ्रॉम द बॉल। ठीक है भाई, ओके। एक बॉल है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ई वैल्यू कितना है 1/, बॉल स्टेशनरी है, दीवार, अरे जमीन से टकराए चाहे दीवार से टकराए, बात तो वही है। 5 की स्पीड से गई, टकराने के बाद कितनी स्पीड आएगी, ई वी नॉट स्पीड से आएगी, तो ई का वैल्यू 1/2, स्पीड है 5, तो कितना हो जाएगा 5/2 से वापस आएगी। और ऑब्वियसली ये 5 से जा रही है तो -2.5 लिखना पड़ेगा, यस और नो। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिटर्निंग इज -2.5 मीटर पर सेकंड। समझ नहीं आया? वो जो पहले क्वेश्चन से पहले जो फॉर्मूला था ना वही पढ़ा है, ठीक है, ओके। अब सेकंड केस है कि दीवार ही चल रही है। हाँ, अरे दीवार चल रही है हाइपोथेटिकली, तो रियल में दीवार लाइक कुछ भी, वॉल चल रही है प्रूव करना है, ठीक है। एक ट्रक है वो जा रहा है, उसके पीछे जो कंटेनर का वो ढक्कन होता है ना पीछे की तरफ, उस पर बॉल फेंक के मारी जा रही है। दैट एक्ट्स एज ए वॉल, दैट इज द वॉल। वॉल चलाऊं यार, ये स्टेशनरी फोटो है, वो वॉल चल रही थी उसका फोटो खींचा हुआ है। जैसे ट्रक जा रहा है फॉर एग्जांपल, चल रहा है ट्रक और मैं फोटो खींचूंगा तो फोटो में तो वो स्टेशनरी आएगा ना। नहीं सर, लाइव फोटो, वीडियो, मतलब नोट्स नहीं चाहिए तुमको, वीडियो चाहिए। वीडियो लेक्चर पहले की पढ़ी है देखो उसमें भी नहीं चल रहा है। बॉयज सोच रहे हैं पता नहीं क्या बात करनी है लड़कियां, है ना? नहीं, वो एक्चुअली बॉल भाग रही है मनदीप से डर के, क्योंकि मनदीप ने उसको कहा था तेरी सर्विस करूंगा और वॉल जो है धानलान में स्थित है, वॉल को डर है कहीं उसको यहीं से उठवा ना दिया जाए, है ना? तो बॉल जो है दुम दबा के भाग रही है और मनदीप ने ही ये बॉल फेंकी है 10 मीटर पर सेकंड पे कि रुक, ऐसे। अब भाग सकती है ना बॉल, ठीक है। सोचो ना अब एक बार तुम करना क्या है अपने को, बॉल जो है 1 मीटर पर सेकंड से उस डायरेक्शन में चल रही है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1/3, बुरा, ब्लैक ऑन ब्लैक इज नॉट विजिबल, ठीक है। तुम ये सोच रहे हो कि माइक में रिकॉर्डिंग हो गई तो जैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, तो डालो ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन कि अगर दीवार चल रही हो, यार ये क्या, देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बॉयज की फिजिक्स ज्यादा अच्छी, जनरली, नो ऑफेंस। पता है क्यों? क्योंकि वो इमेजिन कर सकते हैं। तुम भी इमेजिन करो, बॉल चल रही है, दीवार जो है ट्रक के ऊपर रखी हुई है और ट्रक चल रहा है, तो दीवार चल रही है ना, दीवार ट्रक के ऊपर रखी है और ट्रक चल रहा है, क्या? अच्छा मैं पढ़ा दूं, मैं चाहता हूं तुम एक बार सोचो, क्या सोचा है बताओ तो, क्या ये बॉल चल रही? नहीं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचना है। समझाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में क्या कोई क्रिएटिव आइडिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेस्ट बात, सही, गुड, वेरी गुड। हम इतने सॉल्व भी कर दिया, तुम यूं कह रहे हो दीवार चला के दिखाओ। अमित ने बोला है कि हम इसको सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन से। दीवार पे बैठ जाओ, बैठ गए और दीवार चल रही है,
ठीक है। तो बॉल जो है कुछ अलग स्पीड से आते हुए दिखाई देगी। हम जमीन पे बैठे थे तो बॉल आई, कितनी स्पीड से टकरा के वापस गई, EV0 स्पीड से टकरा के वापस गई, है ना, क्योंकि हम कहां बैठे थे, हम ग्राउंड पे बैठे थे। अब हम जिस ऑब्जेक्ट से टकराने वाली है बॉल उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हैं, सही है ना। तो हमारे रिस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है, जो दीवार है, वो रेस्ट पे आ गई, सही है। और अब जब बॉल उससे टकराएगी तो हम सीधा लिख देंगे EV0 और फिर उसका रियल जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है वो निकाल देंगे। समझ नहीं आया? यस, नो, शुड आई रिपीट? अच्छा, रिपीट करने की जरूरत है। कितने लोग कह रहे हैं रिपीट करना है? ओके ओके ओके, ठीक है। मैंने कहा एक बॉल जो है ऐसे करके जमीन पे गिराई गई, ठीक है, जमीन पे गिरी। ये जब टकराई तो इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। जब ये वापस जंप कर रही है तो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड या 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। टकराया, वापस आने की स्पीड पता है, टकराने की स्पीड पता है, वापस आने की स्पीड पता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी पता चल गया। ये सारी ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है? जमीन पे बैठ के तो हो रही है, यस और नो? तो यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से ये बॉल टकराने वाली है मैं उसके फ्रेम में बैठ जाता हूं और मुझे क्या दिखाई देगा कि बॉल आई, टकराई और EV0 स्पीड से वापस चली गई, सही है। तो इस केस में जो दीवार है वो चल रही है, मैं जमीन पे बैठ के देख रहा हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके दीवार पे बैठ जाऊंगा और मुझे क्या दिखाई देगा कि ये बॉल आई, टकराई, EV0 स्पीड से वापस चली गई, यस और नो? अभी ये ग्राउंड से मुझे 10 मीटर पर सेकंड से चलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जब मैं दीवार पे बैठूंगा तो मुझे कुछ और स्पीड से दिखाई देगी, यस और नो? वो हो गई V0। E का वैल्यू पता है, EV0 कर दो, जाने की स्पीड पता चल जाएगी। वो जो जाने की स्पीड होगी किसके फ्रेम में होगी? दीवार के फ्रेम में ही होगी। अब वापस जमीन पे आ जाओ, जमीन के फ्रेम में उसकी स्पीड निकालो, आ गई ना वापस आने की स्पीड। समझ में नहीं आया? अभी समझ में आ गया? रिद्धि को समझ में नहीं आया, अभी आ गया? लगातार नीचे देख रही थी, ऐसे पता नहीं, फोन तो नहीं लेके आया है? ठीक है, ओके, सॉल्व करो इसको अब इस तरीके से। हो गया? सॉल्व हो गया? 4 मीटर तक देख लो, 4 है या 2 है, सोच लो। ये दीवार उस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मैं ये कह रहा हूं सिर्फ देख लो कि कहीं गलती ना हो गई। हो सकता है 4 हो सकता है 2 हो, क्योंकि वॉल के फ्रेम में 3 तो है ना। दो या 4 में से कोई है? तो अभी तुम दीवार पे ही बैठे हो ना, उतरो तो। तुमने अंदर निकाली, चलती में से कूद जाओ। कोई बात नहीं, फिजिक्स के लिए कुर्बानी सही। जगलिंग खेलो,
दो या चार में से आया? दो आया कि चार आया? चार ही है। चार दो आया है। किसी और का आंसर दो या चार आ रहा है? तीन आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है। नल आंसर। ओके, लेट्स डू इट। ध्यान से देखिए कि जो यहां पे दीवार है, वेलोसिटी ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, यस और नो? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ द बॉल पॉजिटिव कि नेगेटिव? अब मैं दीवार पे बैठ जाऊं, दीवार के रिस्पेक्ट में सारी होंगी चीजें, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल निकालना है। क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यस, 10 माइनस 1 कितना आ गया? पॉजिटिव वेलोसिटी है, यानी कि जब मैं दीवार पे बैठूंगा तो मुझे बॉल जो है अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी। कितनी स्पीड से? 9 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो रिबाउंड की वेलोसिटी क्या होगी? E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल, नेगेटिव कितना आएगा? माइनस E का वैल्यू 1/3 और बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल का वेलोसिटी है 9, कितना आएगा? माइनस। सही है? ओके, अब मुझे बताइए कि ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल आफ्टर द कोलिजन, यस और नो? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ द वॉल, यस और नो? करेक्ट? ओके, वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ द वॉल इज इक्वल टू -3। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द वॉल? 1 मीटर पर सेकंड। इसको उठा के उधर लेके जाओ, कितना आएगा? +1। कितना आंसर आ गया? -2, है ना? यहां पे गलती हो गई थी ना, यहीं पे हुई थी ना गलती। व्हाट इज द आंसर? -2 मीटर पर सेकंड। और ये जो आया है, ये क्या आया है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है। समझ में नहीं आया? शुड आई रिपीट? क्लियर है? मनदीप, बॉल का आंसर क्या आया? नहीं, तुम्हारा आंसर। राइट, ठीक है। इसने गलत किया हुआ है, गलत है ये। रिस्पेक्ट टू वॉल -3 आएगा टकराने के बाद। ठीक है, -2 इज द आंसर। ठीक है, ओके। अब उल्टा केस चल रहा है, देखो ये बॉल जा रही है क्या? कितना? तो ऑब्वियसली बात है, 11 पेज तो हमने भी निकाले हैं किसी देर में। तो ये तो क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो करना पड़ेगा आपको। ये वाला, इसके आगे के क्वेश्चन तो होंगे है क्या? शौक तुम हो रहे हो और तुम्हारा शौक देख के मेरे को शौक हो रहा है ना? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने ऑफेंसिव कि हाउ डेयर यू सर। आपकी हिम्मत कैसे हुई होमवर्क देने की? ज्यादा, एक से ज्यादा कैसे क्वेश्चन ले सकते हो आप? ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, बॉल का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। करिए,
ई का वैल्यू दे रखा है 1/4। ये क्वेश्चन भी करिए चलो, और ये चौथा पार्ट भी करना है आपको। पहले तीसरा करो, तीसरा कर लोगे तो चौथा होमवर्क दे दूंगा। टाइम भी बता दो कितना हो गया, 39 या 49? यही आंसर आया। कितना आया? आंसर इज 7 -7/2। और आ रहा है, यही आ रहा है -7/2। ठीक है, सही है। सही है।
सही है, दिस इज इक्वल टू दिस ना, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल फाइनल इज इक्वल टू माइनस 2.5, वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड। इसको उठा के लेके जाओ, ले जाओ, कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस इज इक्वल टू माइनस 2.5 प्लस वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और कितना आ जाएगा 6 माइनस 2.5, है ना, है ना, है ना, यही किया है ना बच्चों, यही तो गलती किए हो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल? इट इज -6. So what is it? It is -6. Now tell me, what is the answer? क्या? मुझे लगा ही था यही हुआ, तभी तो ये कर रहे हैं। तो दिस द आंसर है। तो साइन में गलती हुई है ना आपसे, मानते हो साइन में गलती किया आपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सर खून पी लिया है आपने, बहुत ज्यादा देर हो गई आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क है। ओके, एक स्पेशल नोट याद रख लीजिए, द चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन एंड नॉट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, जिस लाइन के अलोंग कोलिजन वाली लाइन है ना, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, उसी के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, ना कि लाइन ऑफ मोशन के। सही है, याद रहेगी ये बात। ये क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड, ठीक है, बस इतना सा बताता हूं। जब ये बॉल आके टकराती है, ये बॉल है, ये टकराएगी तो आज ही, समझना कल। अब देखो बॉल ऐसे टकराएगी, यस और नो, तो इस बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है ना। बॉल की वेलोसिटी कितने कंपोनेंट है? दो, एक तो पैरेलल टू द बॉल और एक परपेंडिकुलर टू द बॉल। ठीक है, ओके। तो जब ये बॉल गई, देखो बॉल गई थी, तो जो एक कंपोनेंट था, अच्छा बात नहीं है ये, तो एक जो कंपोनेंट था अलोंग द, ऐसे क्यों फेंक रहा था, ऐसे फेंकता, मैंने तो तेरे को कुछ कहा भी नहीं है, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है, मनदीप के साथ तो नहीं रहने लग गया है कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हो, आपकी सर्विस करनी पड़ेगी, सर दामलान से उठवाएंगे आपको। तो देखो इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर वाला है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। बिफोर हो चाहे बाद में हो, अब जैसे दीवार से ये टकराएगा तो क्या होगा बोलो, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, इस डायरेक्शन में देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यही हमको कल पढ़ना है। तो बोलो जब ये टकराएगा तो इसके कंपोनेंट ले लो, v cos थीटा, v sin थीटा, टकराने के बाद v sin थीटा तो इतना ही रहेगा, लेकिन जो इधर वाला कंपोनेंट था, ये जो बाउंस बैक की वेलोसिटी होगी, ये कितना हो जाएगी, e, जो इधर वाली वेलोसिटी थी v cos थीटा, बस। और फाइनल वेलोसिटी आप निकाल ही सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट करके। ठीक है, अभी हमने तो है ना,